क्या सारे केमिकल फार्मूले सिंपल होते हैं? कुछ ऐसे फार्मूले भी तो होंगे जो सिंपल नहीं होते होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। सुनो, देखिए, अब ये जो फार्मूलाज होते हैं, कुछ आपके पास होते हैं कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। ये मैं पहले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने कंपाउंड पढ़ाया था। कंपाउंड की अगर आपने वीडियो नहीं देखी, वरना इनकी आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड की हम चौथे चैप्टर में वजाहत करेंगे कि ये क्या होते हैं। सिंपल ये जोड़ के रखते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड की सबसे बड़ी निशानी ये बता दूं, जहां आपको कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिले तो उन्हीं को ऑर्गेनिक भी उन्हीं को बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान में रखें, ऑर्गेनिक भी उन्हीं को बोलते हैं। और जिनमें कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है, तकरीबन 99% चांस होते हैं कि उनमें बॉन्ड कौन सा होता है? कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। और आयनिक बॉन्ड्स नाम से ज़रा आयंस के दरमियान में होता है, और इनमें कार्बन वगैरह के चांसेस कम होते हैं, सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। इनमें जितने भी कंपाउंड आते हैं, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा होते हैं, ये इनमें शामिल नहीं होते। इसका मतलब है जब ये नहीं होते तो इनऑर्गेनिक, इनका मतलब नहीं ऑर्गेनिक कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो बचते हैं, ये आपने तारीफ पढ़ी हुई है। तो देखिए, तो अभी हमने ये देखा कि हर कंपाउंड का अहम पॉइंट है, हर कंपाउंड का केमिकल फार्मूला होता है, और हर कंपाउंड के केमिकल फार्मूला की दो एग्जाम होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा कौन सा होता है? एम्पिरिकल फार्मूला। अब हम ये पढ़ते हैं फिर कंपाउंड भी तो दो किस्म के होते हैं। कुछ कंपाउंड होते हैं कोवलेंट बॉन्ड रखने वाले, कुछ होते हैं आयनिक बॉन्ड रखने वाले। क्या इनमें फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी यहाँ मिसालें दी थी, ये C6H12O6 ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन रखने वाला है और ऑर्गेनिक है, तो इसके अंदर बॉन्ड कौन सा पाया जाता है? कोवलेंट होता है। इस तरह से एक और मिसाल है C6H6, ये आपके पास क्या है? ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसके अंदर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इनके कार्बन हाइड्रोजन जिस तरीके से जिस बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं, उस बॉन्ड क्या होता है? किसी चीज़ को जोड़ के रखता है। इसी तरह से अगर हम बात करें इनकी आयनिक कंपाउंड की, देखिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी बेहतरीन आपको मिसाल देते हैं। ये 3 डायमेंशनल उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, 3 डायमेंशनल वे में पाए जाते हैं। 3 डायमेंशनल क्या होता है? जिसको उर्दू में आप सहतरफा बोलते हैं। जैसे कि एक एंगल इस तरह से, एक इस तरीके से, दूसरा इस तरीके से। अभी तो आपने ये क्या होता है? एक्स एक्सेस होता है, ये वाई एक्सेस होता है, ये कौन सा होता है? जेड एक्सेस होता है। कभी आप नमक का ब्लॉक देखें ना, नमक का एक छोटा सा दाना भी अगर आप ले लें तो नमक एक दाने की शक्ल इस तरीके से होती है। एक नमक के दाने की जो शेप है वो इस तरीके से होती है। ये सिर्फ एक नमक के दाने की बात कर रहा हूँ। तो होता क्या है, अगर आप इसको देखें, इस लाइन को मैं यहाँ से अगर चेंज कर दूँ तो सेंटर वाली, तो यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा एक्सेस बन रहा है? तो इसकी एक प्रॉपर शेप होती है। ये इसका एक्स वाला एक्सेस है, ये ऊपर जा रहा है। जो वाई वाला है, ये कौन सा है? जेड वाला है। कभी आप अपने रूम में घर के कोने में बैठकर देखें, एक जो दीवार का एक कोना ऊपर जा रहा है, दूसरा इस साइड पर जा रहा है, तीसरा इस साइड पर जा रहा है, तो इस तरह से मिलता जुलता एक एक्स वाई एक्सेस। तो यानी कि ऐसा जो 3 साइडों पर 3 रुखों में पाया जाए, वो क्या होता है? 3 डायमेंशनल शेप में पाए जाते हैं। अब आयनिक बॉन्ड असल में जिनके अंदर पाया जाता है वो आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर आयंस, मतलब आयनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इनमें लाजमी होंगे। इनमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सीन नहीं होता। आयनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं और वो जमा नफी कशिश के जरिए जुड़े होते हैं। जैसे कि आपके पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव होता है, ये कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। लेकिन इनमें बात इस तरीके से होती है, इनमें जितने जमा के होते हैं उतने नफ़ी के होते हैं। तो मान लीजिए जैसे कि इसका +1 है, इसका -1 है, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं? कट जाते हैं। जिससे ओवरऑल ये क्या होते हैं? ये 0 चार्ज होता है, यानी कि जिनको आप सिंपल बोलते हैं दीज आर न्यूट्रल, जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो, चार्ज होते हुए भी 0 है। क्यों? क्योंकि इनके चार्ज इक्वल होते हैं और कट जाते हैं। इसी वजह से जो आयनिक बॉन्ड रखने वाले यानी कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, एक तो वो 3 कोनों पे पाए जाते हैं, 3 डायमेंशनल शेप में होते हैं, ये नहीं पाए जाते। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और उसके बाद क्या होता है? इनमें क्यों न्यूट्रल होते हैं? क्योंकि इनके चार्जेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और आयनिक बॉन्ड जिनमें पाया जाता है, मान लीजिए आपने एक बड़ा सारा, आपको आसान मिसाल देते हैं समझाने के लिए, इनमें और इनमें क्या फ़र्क है। जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनको आप सिंपल मॉलिक्यूल कह देते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की शक्ल में पाए जाते हैं, आज़ाद पाए जाते हैं। और जो आयनिक बॉन्ड होते हैं इनका अब है तो फार्मूला,
कंपाउंड का भी फार्मूला होता है, हर कंपाउंड का फार्मूला होता है, लेकिन कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, सिंपल आप कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड हो कहेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, उसको आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। और ऐसा फार्मूला जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होगा, आप उसको सिंपल क्या बोलेंगे, कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। अब फार्मूला तो उनका भी होता है, फार्मूला इनका भी होता है। जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है, जैसा कि आपके पास ना मान लीजिए नमक का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, नमक का जो बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं। अब उस नमक के ब्लॉक के अंदर आप गौर से देखें तो जैसे मैंने अभी एक NaCl की शेप बनाई थी, एक NaCl की, ये सिर्फ एक यूनिट होता है सोडियम का, NaCl का एक शेप का एक यूनिट है, सिर्फ एक। जैसे एक ना मकान को देखें ना, मकान किस चीज़ों से बना होता है, ईंटों से बना होता है। अगर आप ईंट मकान को तोड़ते हैं तो आपको ईंटें मिलेंगी। तो इस मकान का सबसे छोटा यूनिट कौन सा, ईंट है, क्योंकि ईंटें मिलती जाती हैं तो क्या बनता है, मकान। तो अगर आपसे पूछा जाए मकान का सबसे छोटे से छोटा यूनिट कौन सा है, तो आप बोलेंगे वो क्या है, ईंट है। इसी तरीके से जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर ना काफ़ी सारे, जैसे एक मकान में काफ़ी सारी ईंटें होती हैं, तो इस नमक के पूरे ब्लॉक को, एक नमक के पूरे जो ब्लॉक है, आप इसको एक मकान की मानद कह सकते हो। इसका मतलब अगर एक मकान की मानद है, उसका कोई ना कोई छोटा सा यूनिट होगा। इसके अंदर बेतहाशा किस्म के क्या पाए जाते हैं, NaCl पाए जाते हैं, बेतहाशा किस्म के। तो इनमें लाखों करोड़ों NaCl के मालिक्यूल होते हैं और एक NaCl मालिक्यूल की शक्ल इस जैसी होती है, और वो किस शेप में होता है, 3 डायमेंशनल शेप में होता है, X, Y और Z एक्सेस में पाया जाता है। और जब इस तरीके से होगा तो देखिए इतने सारे NaCl के मालिक्यूल को पढ़ने से बेहतर है, या जैसे इतने पूरे मकान की ईंटों को जानने से बेहतर है आपको एक ईंट का पता होना चाहिए कि एक ईंट की लंबाई कितनी है, ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी है। इसी तरीके से अगर आपको एक NaCl की समझ आ जाए तो आपको पूरे नमक के ब्लॉक की क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। और इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी एक NaCl को जब समझते हैं तो एक सोडियम क्लोराइड का सीन किस तरीके से होता है। अगर आप एक NaCl को देखें तो एक सोडियम को इसी नमक के ब्लॉक के अंदर हर तरफ से क्लोरीन ने घेरा होता है, सोडियम का प्लस चार्ज होता है, और हर साइड से इनको क्या किया होता है, क्लोरीन ने घेरा होता है, क्लोरीन ने इनको क्या किया होता है, घेरा हुआ होता है। और इसी तरीके से अगर हम एक क्लोरीन की बात करें तो एक क्लोरीन को हर तरफ से किसने घेरा होता है, मुखालिफ चार्ज वाले सोडियम ने। तो जमा वाले को नफ़ी वाला घेर के रखता है और नफ़ी वाले को जमा वाला घेर के रखता है। तो इस तरह के जितने भी आपके पास ये इनकी जो बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, तो ये एक NaCl का मालिक्यूल होता है। ओवरऑल हम आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इसके अंदर बेतहाशा NaCl के यूनिट होते हैं, तो जैसे एक मकान में कई ईंटें होते हैं, सबको तो नहीं जानना, हम सिर्फ एक ईंट के बारे में जान लें, आप एक NaCl के बारे में जान लें, तो उसको बोलते हैं फार्मूला यूनिट। क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट, ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर इस तरफ आ जाए तो इनमें यही होता है, जो ही केमिकल फार्मूला होता है वही, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनके कंपाउंड को आप सिंपल मॉलिक्यूल कह देते हैं। और इनके एक जो एक यूनिट होता है उसको आप क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट। तो एक अहम पॉइंट ये है, इसका मतलब ये हुआ कि फार्मूला यूनिट का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आयनिक कंपाउंड के साथ होता है। क्योंकि फार्मूला यूनिट सिर्फ और सिर्फ किन का होता है, आयनिक कंपाउंड का होता है। क्योंकि एक जैसे NaCl, जैसे एक मकान में बहुत ईंटें होती हैं, इसी तरह से एक नमक के ब्लॉक में काफ़ी सारे NaCl के यूनिट होते हैं। इनमें इस तरह का कोई सीन नहीं होता, बस एक ही फार्मूला होता है और एक ही उनका क्या होता है, उनका नाम है, जिसको हम सिंपल मॉलिक्यूल बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो ये जो आपके पास हो गया आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला के तो 2 ऑप्शन है। इनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, और इनका सिंपल रेशो निकाल कर देखें तो CH2O इनका क्या बनता है, इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी बनता है। लेकिन अगर आप इनकी बात करें, आयनिक कंपाउंड की बात करें, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड होता है, उनकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है, उनका एक ही छोटा सारा यूनिट हम लेते हैं NaCl, उसको हम आयनिक कंपाउंड के यूनिट को, छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट बोलते हैं। और यही जो NaCl होता है, कभी भी आयनिक कंपाउंड रखने वाले यानी कि फार्मूला यूनिट का कभी आप दो चीज़ें नहीं होती, इनका एक ही होता है। और इनका सिर्फ और सिर्फ ओनली क्या होता है, आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है। क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, क्योंकि आप इस NaCl को मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। और ये इनका छोटे से छोटा यूनिट होता है, क्योंकि एक नमक में बहुत सारे NaCl होते हैं। इसी तरह से रेत आपके पास नहीं होती, रेत, अब रेत का फार्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका फार्मूला होता है। अब रेत के अंदर बेतहाशा लाखों करोड़ों SiO2 होते हैं। तो
तो जैसे कि मकान में लाखों करोड़ों ईंटें होती हैं, इसी तरह से एक रेत के अंदर इस तरह के कई SiO2 होते हैं। अगर आपको एक SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की समझ आ जाए, सलीका जिसको बोलते हैं रेत, तो आपके लिए समझना आसान है। तो सबको पढ़ने से बेहतर है हम एक को ही पढ़ लेते हैं। तो अगर आप एक की बात करें तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये भी इसके अंदर कौन सा बांड पाया जाता है? आयनिक बांड पाया जाता है। और इसी वजह से आप इसको भी SiO2 एक फार्मूला यूनिट है किसका? सैंड का। इसका मतलब है ये जो आयनिक कंपाउंड रखने वाले होते हैं, इनका एक अहम पॉइंट है, आयनिक कंपाउंड रखने वालों का कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पहले ही एक सिंपल यूनिट की फॉर्म में होते हैं और उनकी सिंपल वो जो यूनिट होता है उसको फार्मूला यूनिट बोलते हैं। इसका मतलब है फार्मूला यूनिट का लफ्ज़ जब बोला जाए तो आप फौरी समझ जाना वो किस की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से एक अहम रिजल्ट ये निकला कि कभी भी आयनिक कंपाउंड रखने वालों का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, उनका सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला। और इनकी बात करें जिनके अंदर कोवलेंट बांड होता है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है और उनकी एक सादा तरीन निस्बत भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला। इसका मतलब है कोवलेंट बांड रखने वाले मॉलिक्यूलर फार्मूला जिनका होता है, उनकी दो चीज़ें होती हैं, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी बनाया जा सकता है। और उनको सिंपल हम मॉलिक्यूल बोलते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट बोलते हैं। आई होप आपको इस पूरे टॉपिक में किसी तरह की कोई जो है कन्फ्यूजन नहीं होगी। बहरहाल यहाँ पर एक लास्ट बात आपको एक और बताता चलो, जैसा कि कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं, या आपको जनरली बता दूँ, अगर आपको यहाँ से एक समझ आ गई हो तो एक आसान ट्रिक भी आपको बता देता हूँ। ऐसे जैसे कि H2O है, पानी है, ठीक है, NaCl है, ठीक है, तो H2O है, NaCl है, तो आप इनको क्या कह सकते हैं? इनका H2O का क्या होता है? इसको मज़ीद सिंपल नहीं किया जा सकता, तो यही इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और यही इनका क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो NaCl जिनको आप सिंपल ना कर सकें, वही उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वही उनका क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। तो बहरहाल जिनको सिंपल नहीं किया जा सकता, तो एक्चुअल में वो किसी न किसी ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो आयनिक कंपाउंड से ताल्लुक़ रखते होंगे और उनको आप सिंपल क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट का नाम देते हैं। और एक आखिरी बात, इनके जो है एक रिलेशनशिप के बारे में एक इक्वेशन है वो बता देता हूँ। रिलेशनशिप वो ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। जैसा कि आपके पास क्या था अभी, C6H12O6 को सिंपल किया, सिंपल करने के बाद इसका क्या बना? CH2O6 के टेबल से, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह से बेंजीन का क्या है? C6H6, तो ये कौन सा होगा? CH। तो जो भी हो आप इनको सिंपल कर सकते हैं। तो जे इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कौन सा इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो मान लीजिए आपको कहते हैं कि इसको आप चेंज करो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपको कहते हैं कि बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला जो है कितना है? वो CH है, तो CH को आप उसी नंबर से ही क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे जिससे आपने इसको सिंपल किया था। इसको सिंपल किसके टेबल से डायरेक्ट किया था? 6 के पॉइंट से, तो 6 के नंबर से। तो ये ख़ास नंबर होते हैं, जब आप फार्मूले करते हैं आपको बता देते हैं। तो अगर इसको 6 के नंबर से ज़रब दे दो तो दोबारा से क्या असर हो जाएगा? C6H6, तो एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। और वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला बनाना तो बहुत आसान है। इसी तरीके से अगर ग्लूकोज है तो CH2O है, अगर आप इसको भी एक ख़ास नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप क्या कर सकते हैं? इसको जो है C6H12O6। तो इस रिलेशनशिप से अगर पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, तो वो आपसे किसका पूछ रहे हैं? आपसे सी इक्वेशन का पूछ रहे हैं। और आपसे कहा जाए उसका ताल्लुक़ लिखें तो आपने इसके बारे में बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर्स को, जो कि एक लंबा लेक्चर ज़रूर हुआ है लेकिन एक अच्छे तरीके से ब्रीफली समझाया, मैं चाहता तो 2-3 पॉइंट में ख़त्म कर सकता था। तो स्टूडेंट्स, सिंपल समराइज़ करता हूँ। केमिकल फार्मूला किसी भी एलिमेंट कंपाउंड के अंदर एटम्स को सिंबल से ज़ाहिर करने का तरीका था। फिर केमिकल फार्मूला की आगे 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, दूसरा कौन सा होता है? एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अब क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? कुछ भी नहीं है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड के अंदर पाया जाता है, जिनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला
और इसके मध्य मुकाबले क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला ज़्यादातर जो होता है वो किन का होता है, आपके पास खसूसी जिनका एक ही होता है वो होता है आयनिक कंपाउंड्स रखने वालों में, जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या बताता है, वो हमें किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स की एक्चुअल तादाद बताता है कि असल में कितने, जैसे कि ग्लूकोज था C6H12O6, कार्बन 6, 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, ये असल तादाद बताता है। फिर आपने उसको सिंपल किया, सिंपल करके उसका क्या बनाया, CH2O बनाया, तो वो उसकी जो सिंपल तादाद होती है, उसको सादा तरीन जो निस्बत होती है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो एटम्स के दरमियान जो निस्बत है, उसको आपने क्या बोला, एम्पिरिकल फार्मूला बोला। तो याद रखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला का सादा तरीन जो बनता है उसको एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। और इनकी एक अहम पॉइंट ये देखें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में ज़्यादातर कोवलेंट कंपाउंड होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला वालों को मॉलिक्यूल बोलते हैं, इसी वजह से इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज़्यादा करते हैं। और उधर क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला, ये ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड्स में होता है। और उनका आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, जैसे कि नमक का बड़ा सारा ब्लॉक लें तो उसके अंदर कई NaCl के मॉलिक्यूल होते हैं। रेत लें, उस रेत के अंदर कई SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। तो उनमें से एक मकान में जैसे कई ईंटें होती हैं, अब सारी ईंटों को जानने से बेहतर आप एक ईंट के बारे में जान लें। तो इसी वजह से वहाँ पर किसी भी एक यूनिट को लेते हैं, एक टुकड़े को ले, जैसे मकान का एक छोटा यूनिट क्या होता है, ईंट है, तो इस वजह से नमक का छोटा यूनिट NaCl, एक छोटे यूनिट को लेते हैं। इसी वजह से एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड्स के लिए जो होता है उनको आप सिंपल फार्मूला यूनिट बोलते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, याद रखिएगा, उनका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ठीक हो गया। तो जो सिंपल हो जाए तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। जो सिंपल ना हो वही उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और वही उनका क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला होता है। और एंड पर आपने इनकी एक ताल्लुक की मसला देखिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो n क्या होता है, वो खास नंबर होता है जो आपने सिंपल करते वक्त आपने उनको यूज़ किया था जिस टेबल से। तो आप उसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आप क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला को एम्पिरिकल और एम्पिरिकल को मॉलिक्यूलर फार्मूला में दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।